Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जिसमें कि ऑलरेडी हम सेल बायो एंड देन यहाँ पे हमने बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, और यहाँ पे एवोल्यूशन, ये सारे हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ये यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सेल बायो का हमने कुछ पार्ट, अभी 2 पार्ट्स बाकी है जिसमें कि ऑलरेडी हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम सेल बायो का 6 पार्ट डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक होगा आपका न्यूक्लियस एंड सेल सिग्नलिंग का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बायोकेमिस्ट्री भी डिस्कस किया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी डिस्कस किया है, इवोल्यूशंस भी, और सेल बायो का हम ऑलरेडी 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे ऊपर लिंक दिख रही होगी, वहां से जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, ऑप्शन दे रहा है क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म एंड डी में दे रहा है न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि न्यूक्लियस का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे बेसिकली नहीं है। जो ये 4 ऑप्शन दे रहा है इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बताऊं कि न्यूक्लियस में कितने कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस में 4 यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका कौन सा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियो प्लाज्म होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा यहाँ पे होता है कौन सा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कौन सा होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और चौथे की बात करें कि चौथा कंपोनेंट कौन सा होता है न्यूक्लियस का, तो वो आपका कौन सा होता है, क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली न्यूक्लियस के। तो इसमें आपका सबसे पहला कौन सा है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, और न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियर का, यहाँ पे न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, बी में दे रहा है कि मेड अप ऑफ द लैमिन प्रोटीन, सी में दे रहा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियस, एंड डी में दे रहा है इट हैज बाउंडेड विद द राइबोसोम्स। ओके, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, गलत है। यहाँ पे दे रहा है कि इनकरेक्ट है। तो ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बेसिकली इट हैज द बाउंडेड विद द राइबोसोम्स है। ये जो ऑप्शन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, ये बेसिकली न्यूक्लियर लैमिना का स्टेटमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो बाउंडेड होते हैं विद राइबोसोम्स में इनकरेक्ट होते हैं न्यूक्लियर लैमिना में, और राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस में, ठीक है। इसका जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को प्रेजेंट करता है न्यूक्लियर साइड की इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number third है, name the structure which is the used to the transfer macromolecules between the cytoplasm and nucleus, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है माइक्रोट्यूबल्स, न्यूक्लियर पोर्स, एंड सी में दे रहा है सीलिया, और डी में दे रहा है सेंट्रियोल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में बेसिकली दे रहा है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो किस में यूज टू द ट्रांसफर होता है, लाइक टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो वो आपका बेसिकली सीलिया में होता है, ठीक है। सीलिया में ये दोनों के बीच में यूज और ट्रांसफर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सीलिया होता है, सीलिया की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर पोर्स के पार्ट में, न्यूक्लियर पोर के कम्प्लेक्स में इंक्लूड होता है इनर टू आउटर मेम्ब्रेन्स के न्यूक्लियस में। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे रहा है कि नेम द सिंगल विच हेल्प टू द प्रोटीन्स मूव इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, ऑप्शन दे रहा है कि नॉर्थ सिंगल्स, पैराक्राइन सिंगल्स, सिंगल एंड न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिंगल्स, और डी में दे रहा है केमिकल सिंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन में कौन से, इस न्यूक्लियस में कौन से प्रोटीन मूव करता है एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस होता है, इस सिंगल्स का नाम बताएं जो कि प्रोटीन्स में बेसिकली
हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? जो प्रोटीन हेल्प करता है वो बेसिकली न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिंगल करता है, ठीक है। ये प्रोटीन जो होता है ये बेसिकली वो सिंगल होता है जो कि इस प्रोटीन में हेल्प करता है इन द मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 5, a non-membrane bound body of the nucleus which disappears in the late prophase and reappears is in telophase। ओके, ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियस दे रहा है, बी में दे रहा है क्रोमोसोम दे रहा है, सी में न्यूक्लियोप्लाज्म दे रहा है और डी में न्यूक्लियर पोर दे रहा है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑफ बॉडी ऑफ न्यूक्लियस में कौन सा डिसअपियर होता है लेट प्रोफेज के रीअपियर्स इन टेलोफेज में, ठीक है। तो वो आपका कौन सा होता है? यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो यहाँ पर टेलोफेज में रीअपियर्स होते हैं लाइक द लेट प्रोफेज के डिसअपियर्स में, ठीक है। सो नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू ऑफ द क्रोमेटिन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए प्रोटीन, बी में दे रहा है दिस और हाईली कंडेंस डीएनए एंड सी में दे रहा है कि इट इज द फाउंड इन द न्यूक्लियस और डी में दे रहा है कि इट कंटेन्स ए सिंगल डीएस डीएनए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि क्रोमेटिन का कौन सा यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दी गया इसमें से कौन सा बेसिकली नॉट ट्रू है, ठीक है, ट्रू नहीं है, गलत है, ठीक है, क्रोमेटिन का। सो बेसिकली जो क्रोमेटिन में ट्रू नहीं होता है वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन जो होते हैं क्रोमेटिन में नहीं होते हैं, नॉट ट्रू अबाउट है फॉलोइंग ये। ओके, सो यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डीएनए एंड प्रोटीन में इनकरेक्ट होते हैं, क्रोमेटिन के लेस कंडेंस में होते हैं और ये एक्सटेंडेड होते हैं डीएनए के हाईली कंडेंस्ड डीएनए की क्रोमोसोम्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है विच रीजन ऑफ क्रोमेटिन इज द ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ए में दे रहा है न्यूक्लियोइड दे रहा है और यहाँ पे बी में सेंट्रोमियर दे रहा है, सी में दे रहा है यू क्रोमेटिन दे रहा है और डी में हेट्रोक्रोमेटिन दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि यहाँ पे क्रोमेटिन में कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली यहाँ पे साइलेंट होता है, इसका कौन सा ऐसा रीजन होता है क्रोमेटिन का जो बेसिकली साइलेंट होता है। जो साइलेंट होता है वो आपका हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो साइलेंट होता है क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो क्या होते हैं, डार्कली यहाँ पे स्ट्रैंड होते हैं एंड हाईली कंडेंस में ये रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन में जनरली ये ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल मॉलिक्यूल्स इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर सिंगलिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑटोक्राइन दे रहा है, बी में दे रहा है इंडोक्राइन दे रहा है, सी में पैराक्राइन दे रहा है और डी में दे रहा है साइक्लिन एएमपी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिंगलिंग में कौन सा यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूज नहीं होते हैं, ठीक है। दे रहा है कि नॉट यूज फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर सिंगलिंग, ठीक है। जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें यूज नहीं होते हैं, तो जो यूज नहीं होते हैं वो बेसिकली आपका साइक्लिक एएमपी जो होते हैं वो यूज नहीं होते हैं। यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर सिंगलिंग जो होते हैं वो एनिमल में कैरिड आउट होते हैं। किसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर जो यहाँ पे सिंगलिंग होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे एनिमल में कैरिड आउट होते हैं और ये 4 कैटेगरीज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? 4 कैटेगरी सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है इसमें सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स जो होता है? एंडोक्राइन होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है यहाँ पे आपका पैराक्राइन होता है और जो तीसरा होता है वो आपका यहाँ पे ऑटोक्राइन होता है और यहाँ पे जो डी लास्ट होता है, चौथा होता है आपका, वो होता है जुक्स्टोक्राइन होता है, ठीक है। 4 यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स एनिमल्स में होते हैं और ये 4 कैटेगरी के होते हैं और इसमें बेसिकली ये सिंगलिंग जो होते हैं साइक्लिक एएमपी के सेकेंडरी मैसेंजर्स में यूज होते हैं। इंट्रासेलुलर सिंगलिंग में ये जो होते हैं वो ओनली इंट्रासेलुलर सिंगलिंग में यूज होते हैं, ठीक है।
और बाकी की जो तीनों हैं ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में यूज होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स के, जो कि एनिमल्स में होता है। और ये आपका साइक्लिन एएमपी जो होता है वो इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, ऑप्शन दे रहा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिंगल टू ए टारगेट, बी में दे रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में स्टार्ट ऑफ द सिंगल ट्रांसड्यूसेशन पाथवे, सी में दे रहा है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में सिंगलिंग सेल सिंथेसाइज एंड रिलीज सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स, एंड फोर में दे रहा है कि बाइंडिंग ऑफ द सिंगल्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर होगा, इस सीक्वेंस को आपको बेसिकली अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के बारे में बताया कि 4 इसमें यहाँ पे सिग्नलिंग होती है और ये एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी 8 वाले क्वेश्चंस में बताया था। यहाँ पे दे रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की करेक्ट ऑर्डर को आपको अरेंज करना है, इसके सीक्वेंस को। तो इसका जो सीक्वेंस होता है, करेक्ट सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आपका सिंगलिंग ऑफ द सेल सिंथेसाइज ऑफ द रिलीज सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स होता है। उसके बाद जो होता है आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिंगल टू यहाँ पे टारगेट होता है। उसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ द सिंगल टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ओके, तीसरा होता है एंड चौथा जो होता है वो स्टार्ट ऑफ द सिंगल ट्रांसड्यूसेशन पाथवे होता है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3, देन फर्स्ट एंड देन 4 एंड देन 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट है। Okay, now question number 10 है, which of the following signaling pathway is followed by the T lymphocyte in the response to the antigenic stimulation, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, बी में दे रहा है जेस्टोक्राइन सिग्नलिंग, सी में दे रहा है पैराक्राइन सिग्नलिंग और डी में दे रहा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये चारों सिग्नलिंग है ये बेसिकली आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग का होता है, ये चारों यहाँ पे पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। ओके, ये चार पार्ट होते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि सिग्नलिंग पाथवे में टी लिम्फोसाइट में कौन सा रिस्पॉन्स करता है एंटीजेनिक स्टिमुलेशंस में। तो जो यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है वो बेसिकली ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्यों होता है, क्योंकि सिग्नलिंग पाथवे में ये सिंगल मॉलिक्यूल्स में अफेक्ट करते हैं सेल डेट प्रोड्यूस होता है कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में, और ये रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजेनिक के स्टिमुलेशन टी लिम्फोसाइट के सिंथेसाइज में। ओके, और ये बेसिकली ग्रोथ करने का काम करता है फैक्टर के ड्राइव्स की ऑन पॉरिफिकेशंस की एम्पलीफायर्स में, ठीक है, जो कि इम्यूनो को रिस्पॉन्स करता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 11 है, name the signaling which requires physical contact between the cell and wall। वो की ऑप्शन दे रहा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग और सी में दे रहा है ऑटोक्राइन और डी में दे रहा है जेस्टोक्राइन। दे रहा है क्वेश्चंस में कि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट में बिटवीन दोनों के यहाँ पे बीच में सेल्स किस में इन्वॉल्व होता है, देन द रिक्वायर फिजिकल, इस सिग्नलिंग का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा सिग्नलिंग होता है, वो आपका जेस्टोक्राइन यहाँ पे सिग्नलिंग होता है। ये इसके फिजिकल कांटेक्ट के बिटवीन में यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो जेस्टोक्राइन सिग्नलिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड अदर सिग्नलिंग के रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट के बिटवीन सेल्स में, और सिंगल यहाँ पे नाइदर ट्रेवल करते हैं डिस्टेंट टारगेट नॉर एट द सेम सेल्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 12 है, mark the single molecules which does not interact with the cell surface receptor। ओके, ऑप्शन दे रहा है इंसुलिन दे रहा है, बी में ग्लूकोगॉन दे रहा है, सी में यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन दे रहा है, डी में गैस्ट्रिन दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि कौन सा इंट्रैक्ट नहीं होता है सेल सरफेस के रिसेप्टर में, उस सिंगल मॉलिक्यूल्स, कौन सा यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स होगा जो कि डज नॉट इंट्रैक्ट, यहाँ पे इंट्रैक्ट नहीं होता है सेल सरफेस के रिसेप्टर पे, वो आपका कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में दे रहा है कि नेम द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर। ओके, ऑप्शन दे रहा है जीपीसीआर, बी में दे रहा है आयन चैनल्स रिसेप्टर, सी में दे रहा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और डी में दे रहा है न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्वेश्चंस में दे रहा है कि सेल सरफेस रिसेप्टर में कौन सी लार्जेस्ट फैमिली होती है, सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट फैमिली जो होती है वो आपका जीपीसीआर होता है। जीपीसीआर कौन सा होता है, जीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीसीआर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीपीसीआर जो होता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है।
कपल्ड रिसेप्टर होता है जो कि रिक्वायर होते हैं जी प्रोटीन के ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक पार्ट इन द रेगुलेशंस ऑफ द विजन। ओके, ऑप्शन दे रहा है जीएस फैमिली, बी में दे रहा है जी1 फैमिली, सी में दे रहा है जीक्यू फैमिली और डी में दे रहा है गोल्फ। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि जी प्रोटीन में कौन सा टेक पार्ट होता है रेगुलेशंस ऑफ द विजन्स में। ठीक है, तो जो यहाँ पे इस विजन का पार्ट होता है वो बेसिकली जी आई फैमिली होता है। जी आई फैमिली क्या होता है? जी आई फैमिली जो होता है आपका, यहाँ पे जी प्रोटीन जो होते हैं टेक पार्ट होते हैं विजन के जीटी ट्रांजिशंस में, और ट्रांजिशन जो होते हैं वो जीटीपी, यहाँ पे जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन एंड टर्मेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में दे रहा है कि नेम द फैमिली ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन विच रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ सेल्स। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बोलिए, मैं कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगी। ओके, सो अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, एंड अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।